तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल्स ये कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को करते हैं। चलिए, तो इसमें से सबसे पहला जो टर्म आता है वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन इज़ यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। इसका मतलब ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई घटना। ट्रांजैक्शन मतलब कोई घटना, यानी कि एग्जांपल सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स या फिर एक्सपेंस पेड, ये सब को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और वही इवेंट मतलब कि आउटकम। इवेंट इज़ यूज टू मीन अ हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस मतलब कि आउटकम। आउटकम क्या निकला ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के बाद? ये मतलब सेल्स करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसे हम इवेंट कहेंगे, लेकिन जो सेल्स है वो ट्रांजैक्शन है। तो यही एक डिफरेंस है ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में। ट्रांजैक्शन मतलब कि घटना और इवेंट मतलब आउटकम। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है यहाँ पे, द एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रैशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर्स एंड थस कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल रहता है, इसीलिए इसे हम लैंग्वेज ऑफ अकाउंट बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि बिज़नेस में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, मेकर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो लगभग बहुत सारे मीनिंग्स हैं दिए गए अकाउंटिंग के, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी। तो ये और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, मतलब रिकॉर्ड मतलब जर्नल बनाने का, क्लासीफाइंग मतलब लेजर बनाने का, एंड समराइजिंग मीन्स कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक सही तरीके से, और इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर हो सकते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड करना है, और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, और इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन और इवेंट हम समझ लिए यहाँ क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स। और इन पार्ट विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होने चाहिए ये सब, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज डाटा जो है, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब इंटरप्रेट मतलब कि अगर कुछ गलती है, मतलब अगर अकाउंटिंग करने के बाद पता चलता है कि लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है वो जानना, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो ये जानना कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये है यहाँ पे, दिस रिकॉर्डिंग इज़ डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक। रिकॉर्डिंग जो किया जाता है वो जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक में किया जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी बुक्स अगर एग्जाम में सब क्वेश्चन आए कि प्राइमरी बुक्स क्या होता है, तो जर्नल और सब्सिडरी बुक हम सब लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इधर आते हैं, इधर में इतना ये है कि सेकेंडरी बुक क्या होता है। सेकेंडरी बुक डैट इज़ लेजर जो है वो सेकेंडरी बुक है, और उसको हम प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स। इन लेजर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो जो लेजर है उसमें 4 तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स को। इनकम के बेसिस पे, या मतलब कमाई के बेसिस पे, एक्सपेंस खर्चा, एसेट्स और लाइबिलिटी के बेसिस पे, एंड लाइबिलिटी के बेसिस पे। और ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी बुक को प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है, मतलब लेजर को प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया, ये एक सही डेफिनेशन है। ये मतलब ये आधा डेफिनेशन था, ये पूरा डेफिनेशन है। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, जर्नल बनाने का, क्लासीफाइंग मतलब लेजर बनाने का, समराइजिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट का, और एनालाइजिंग मतलब कि एनालाइज करना, रेशियोज़ देखना कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, करंट एसेट कितना है, करंट लाइबिलिटी, मतलब रेशियोज़ एनालाइज करना उसको। और इंटरप्रीट मतलब अगर कुछ लॉस है या प्रॉफिट है तो जानना कि क्यों ऐसा हुआ है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट।
और इन सब रिजल्ट्स को, जो रिजल्ट बाद में निकला है, उसको कम्युनिकेट करना टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन, उन लोगों को जो लोग इन सब चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उसके बाद ये जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे होता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या एट्रीब्यूट्स भी अगर पूछते हैं एग्ज़ाम में तो यही लिखेंगे हम लोग। तो इसमें आता है, इसमें टोटल 6 तरीके, 6 मतलब स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है कि कैसे जनरेट करते हैं हम लोग। सबसे पहला रिकॉर्डिंग मतलब कि दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल business transaction of a financial character as evidence by some document such as sales bill, passbook, salary slip etc are recorded in books of accounts। इसका मतलब कि द बेसिक फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो है अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्डिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज ए एविडेंस, मतलब कि एविडेंस बहुत सारे हम लोग, जैसे सेल्स बिल, अगर हम सामान बेचते हैं तो सेल्स बिल काटते हैं, या फिर अगर बैंक में अगर हम डिपॉजिट करेंगे पैसा या विड्रॉ करेंगे तो पासबुक होता है एक, जिसमें सारे चीज़ लिखे रहते हैं कि कितना हम विड्रॉ करते हैं, कितना डिपॉजिट करते हैं। और सैलरी स्लिप, जब सैलरी देते तो सैलरी स्लिप एक देते। तो इन सब के बेसिस पे सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी और भी बहुत सारे, उनके बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। वो जर्नल भी हो सकता है, सब्सिडरी बुक भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग इज डन इन बुक्स कॉल्ड जर्नल। दिस बुक में बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिडरी बुक अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड बिजनेस। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो जर्नल तो हम बनाएंगे नहीं एक एक, इसलिए हम उसमें उस बेसिस पे हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इस सब के बारे में, जर्नल और सब्सिडरी बुक होता क्या है। उसके बाद जो अगला स्टेप वो क्लासीफाइंग है। Classification is concerned with the systematic analysis of recorded data with a view to group transaction or entries of one nature at one place। मतलब कि क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को रिकॉर्ड करता है इसमें। जैसे वन ट्रांजेक्शन जो है, जो एक नेचर का ट्रांजेक्शन है, उसको एक ही जगह डालेंगे, और ये होता है लेजर में होता है ये। जैसे कि सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट etc, ये सब जो है, ये सबको हम एक ही अकाउंट में डालेंगे, वो है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में ही डालेंगे सबको, कि ये सब एक ही नेचर का है, सब में एक्सपेंस हो रहा है तो इसको एक्सपेंस अकाउंट में डालें। समराइजिंग की तरफ आते हैं। समराइजिंग, इट इज़ कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि समराइजिंग जो है, सारा चीज़ जो था, जो जर्नल बनाए, लेजर बनाए, उन सबको समरी की तरह तैयार करना, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, समरी होता है ना इसमें। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हेल्पफुल होगा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जब वो हमारा जर्नल और लेजर नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में कितना कितना अमाउंट, वो लोग वो देखेंगे। फिर उसके एनालाइजिंग मतलब द टर्म एनालाइजिंग मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लासीफाई करना डाटा को। मेथोडिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लासीफाई करना। इसमें क्या होता है कि हम लोग रेशियोज़ देखते हैं, बहुत सारे रेशियोज़ देखते हैं कि कैसा, मतलब इसमें क्या कहते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब हम रिलेशनशिप निकालते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का, रेशियोज़ करते हैं हम लोग बहुत सारे। ये हम लोग बाद में फर्दर स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स में। इंटरप्रिटिंग मतलब दिस इज़ द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विथ explaining the meaning and significance of relationship as established by the analysis of accounting data। इसमें क्या करते हैं कि हम मतलब पता लगाते हैं कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्या क्या स्टेप्स हमको लेना चाहिए अगर लॉस हो गया है तो। इसमें हम ये करते हैं इंटरप्रेटिंग में। कम्युनिकेटिंग मतलब इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग
जो समराइज और एनालाइज डाटा है, जो मतलब ये सब डाटा था, उसको हम लोग यूज़र्स को बताते हैं कि ताकि जैसे मैनेजर्स को या एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, उन लोग को बताते हैं ताकि उन लोग रैशनल डिसीजंस कर सके उन लोग। तो ये हो जाता है। एग्ज़ाम में आएगा तो ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन भी अगर आप लिख देंगे अच्छे से तो हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, मतलब इवैल्यूएशन अकाउंटिंग कैसे जन्म हुआ अकाउंटिंग का, ये सब आज तक कोई पूछा नहीं गया है। हिस्ट्री है असल में, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग का? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू systematically record the financial aspect of business transaction, that is book keeping। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से रिकॉर्ड करना सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। इसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस मेनली बनाते हैं। इसके बाद आता है एसेटलमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। मतलब कि इसे हम लोग बनाए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट मतलब कि एंड रिजल्ट मतलब आउटकम, प्रॉफिट मेनली प्रॉफिट। द अकाउंटेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अकाउंटेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है ताकि रिजल्ट पता चल सके कि क्या निकला। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं अकाउंट। एसेटलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब अ बिजनेसमैन इज़ नॉट ओनली, देखिए, बिजनेसमैन इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टेड in knowing the results of the business in terms of profit or loss for a particular period। मतलब अब एक बिजनेसमैन वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए नहीं बैठा है, उसको और भी कुछ जानना है कि वो कितने लोगों से ओस करता है, मतलब कितना लोगों का लाइबिलिटी है उसके ऊपर, कितने लोगों से कर्ज लिया उसने, और कितना वो ओन्स करता है, मतलब कितने एसेट्स है उसके पास, कितने डेटर्स है उसके पास। तो वो भी जानना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पता चलता है कि कितना ओस करता है और कितना ओन्स करता है, कितना लाइबिलिटी और कितना एसेट्स है उसके पास। ठीक है। उसके बाद अब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ये तो पता है अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, मतलब वो बताता है कि बिजनेस कैसा है। तो जो तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दूसरे लोगों से, ताकि वो लोग डिसीजंस ले सके। अगर इसमें इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं। उसके बाद टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन भी जानने के लिए, मतलब कैश फ्लो पोजीशन, कैश कितना है बिजनेस के पास, कितना वो खर्चा किया, वो भी यहाँ से हम लोग को पता चलता है। लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन भी बोला जाता है इसे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी 4 ही याद रखेंगे, हम याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए पूछ सकता है, तो 4 याद रखिएगा। फिर थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो। सर मेजरमेंट, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब अकाउंटिंग जो है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र करके वो करंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करके। फॉरकास्टिंग, अकाउंटिंग हेल्प इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। मतलब वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को वो फॉरकास्ट करता है, मतलब बताता है कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है। बहुत सारे ट्रेंड लाइन को देख करके पता चल सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे डिमांड सप्लाई डिमांड, फ्यूचर में कब बढ़ेगा कब घटेगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो सब भी बताता है अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग। प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ अकाउंट्स। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग के बेसिस पे ही मैनेजर्स जो है डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन और इवैल्यूएशन। कंपैरिजन हम लोग अकाउंटिंग के बेसिस पे ही इंटर और इंट्रा बिजनेस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अपने ही बिजनेस में, जैसे कि पास्ट ईयर का डाटा और अभी का डाटा
अभी का जो बैलेंस शीट और पास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है उसको देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, या फिर हम दूसरे कोई जो कंपीटिंग कंपनी है हमारे जैसे ही उससे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंट्रोल अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग वीकनेस भी पता लगाता है कि कहाँ हम लोग चूक रहे हैं, किस किस एरिया में, वो भी अकाउंटिंग कंट्रोल करता है, मतलब अकाउंटिंग करता है। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द एंटिटी एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, मतलब कि जो अकाउंटिंग जो है वो गवर्नमेंट को मतलब कितना टैक्स देना है वो भी वो बताता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स, जीएसटी आगे पढ़ेंगे, तो अकाउंटिंग के ही वजह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वैक्स भी लेता है हम लोग से। कहते हैं बुक कीपिंग, ये एक अच्छा टॉपिक है बुक कीपिंग। तो मेनली जो डिफरेंस आने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो बुक कीपिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें से हम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ जर्नल बनाते हैं। लेकिन ये जो है इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। इट कंसिस्ट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, ये बेस है क्योंकि बिना बुक कीपिंग के हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बिना जर्नल के हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं बना सकते, बिना जर्नल या लेजर के हम लोग को बुक कीपिंग करना ही होगा। और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका प्रोसेस का दिस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इस बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का बेसिस पे ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसमें मैनेजर डिसीजन नहीं ले सकते, मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड। मैनेजर जर्नल को देख करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो इसको देख कर डिसीजन ले सकते हैं। देयर आर नो सब फील्ड, इसका कोई सब फील्ड नहीं है, सब फील्ड हम आगे पढ़ेंगे, सब फील्ड इसका कोई नहीं है, लेकिन इसका इट हैज़ सेवरल सब फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ईटीसी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसर्टेन, ये भी वही बात करता है, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का, लेकिन इसका बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरीके से के टाइप्स है अकाउंटिंग के। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूज़र ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब पहला तो सबसे पहला जो टाइप है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि बुक्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बहुत सारे बुक्स बनाना, प्रिपेयर करना, ये होता है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न्ड विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टीवर्डशिप, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। द मैनेजमेंट नीड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि प्लानिंग के लिए, कंट्रोल प्लानिंग करने के लिए कंट्रोल, 12th क्लास में पढ़े थे, 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग पढ़े थे कि प्लानिंग कंट्रोलिंग बहुत सारा था ना, प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग, इस मतलब कि प्लानिंग ये सब करने के लिए डिसीजन चाहिए, ये सब करने के लिए मतलब हम लोग को अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही होता है कि डिसीजन मेकिंग्स में जो हेल्प करता है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि कोई भी सामान का कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो भी हम लोग को जानना पड़ता है, ताकि उस हिसाब से हम लोग उसका सेलिंग प्राइस हम लोग डिसाइड कर पाए और एक्सपेंसेस हम लोग एस्टिमेट कर पाए कि कितना एक्सपेंस हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब कि मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो प्रोडक्शन करती है डेंजरस केमिकल्स का, ठीक है, तो वो अपना जो वेस्ट है वो रिवर में डंप कर देती है, तो और जो वहाँ के जो लोग हैं वो उसी रिवर से पानी पीते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो लोग बीमार पड़ेंगे तो वो लोग डॉक्टर को फीस देंगे, तो उन लोगों का एक्सपेंस होगा। तो जो एक कंपनी है वो ये भी एक्सपेंस दिखाती है, इसको प्राइवेट एक्सपेंस बोला जाता है कि मेरे प्रोडक्शन के वजह से बाहर के लोग को कितना खर्चा करना पड़ा, तो वो भी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे कंपनी के
बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, लेकिन हम लोग उन उस एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में मेजर नहीं कर सकते। तो वही यहाँ लिखा हुआ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई क्वांटिटी एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड। मतलब कि अभी अटेम्प्ट है, अभी हुआ नहीं है, अभी कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब यूज़र्स, कितने तरह के यूज़र्स होते हैं। तो हमारे पास है इन्वेस्टर्स ये लोग जानने के लिए इंटाइटल्ड रहते हैं कि मतलब कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, क्योंकि ये लोग जो है दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल, क्योंकि इन लोग कैपिटल देते हैं कंपनी को, और इसलिए उन लोग देखना चाहते हैं कि रिस्क तो कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, तो हमें डिविडेंड कितना मिलेगा, ये सब जानने के लिए वो लोग इंटाइटल रहते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय वो डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये लोग भी जानना चाहते हैं कि अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, क्योंकि तभी तो इन्हें पता चलेगा कि हमें रेमुनरेशन कितना मिलेगा, हमें स्टेबिलिटी रहेगा कि नहीं, हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं, ये इन लोगों को तभी पता चल पाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी इन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना चाहते हैं। फिर लेंडर्स जो लोग मनी लेंडर है, मतलब जो लोग ने कंपनी को पैसा दिया है, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि वो हमारे पैसा लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी, लोन प्रिंसिपल जो है और इंटरेस्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। सप्लायर एंड क्रेडिटर, सप्लायर और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो कुछ रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं कंपनी को, या फिर कोई भी फिनिश गुड्स जो सप्लाई करते हैं। तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि जो सप्लाई उन्होंने किया है, जो गुड्स दिया है, जो अमाउंट है वो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर कस्टमर्स भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कस्टमर्स ने कुछ मान लीजिए कार खरीदा, एक कंपनी थी कार बनाने वाली, तो उन्होंने कार खरीदा, तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि कंपनी स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो कंपनी कभी बंद हो जाएगी तो उन्हें जो सर्विसेज है वो नहीं मिल पाएगा, मेंटेनेंस वाला। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि टैक्सेस इन लोग से कितना चार्ज करना है, फिर कितना एक्साइज ड्यूटीज़ लेना है। फिर द पब्लिक एट लार्ज इज़ इंटरेस्टेड इन द functioning of the enterprise because it may make a substantial contribution to the local economy in many ways, including the number of people employed and their patronage to local suppliers। मतलब कि पब्लिक भी जानना चाहती है, क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि कितने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट ये लोग दे पाएंगे, कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर लॉस में जा रही है कंपनी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जाएगा। मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट लोग अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। तो अब इसमें आते हैं ये रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स, मतलब कि अकाउंटिंग का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, सबसे पहला जो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, मतलब अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स एक तरीके के एक ही है, मतलब क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में भी हम लोग कॉस्ट पढ़ते हैं, फिर प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, इनकम पढ़ते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी हम लोग यही सब पढ़ते हैं। कॉस्ट हम लोग जानते हैं ना, कॉस्ट पढ़ते हैं, फिर इनकम कैपिटल इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इनकम कैपिटल। तो ये लिखा है कि however there exists a wide gulf between economists and accountants concept of income and capital। Accountants got the idea of value, income and capital maintenance from economists। इसके अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डाटा के बेसिस पे हम लोग कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी हम लोग डाटा के बेसिस पे ही ना बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स मतलब इसमें भी मैथमेटिक्स के टर्म्स है, जैसे इंटरेस्ट, एन्युटी कैलकुलेशन, ये सब। फिर डेप्रिसिएशन, फाइंडिंग आउट इंस्टॉलमेंट इन हायर परचेज। तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो अकाउंटिंग में भी ये सब होता है। फिर अकाउंटिंग एंड लॉ मतलब कि इसमें भी बहुत सारे कंप्लायंसेस है अकाउंटिंग में भी। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। जीएसटी में भी बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। वैसे अकाउंटिंग
अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट भी वैसे ही सेम है, मतलब एक ही तरीके का है कि इसमें भी हम लोग ये करते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट में डिसीजंस लिया जाता है। ये लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, द फैक्टर विच मे बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डज नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो टर्म्स, जो मनी के टर्म्स में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। जैसे कि लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ पर्सनल, मतलब कोई एक आदमी का कितना स्किल है या लॉयल्टी है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं डालते हैं। फिर बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन। बैलेंस शीट जो है सिर्फ उसी दिन का फाइनेंशियल पोजीशन में आता है जिस दिन वो बनता है। जैसे कि बैलेंस शीट बनता है एज ऑन, बनता है एज ऑन 31 मार्च, तो सिर्फ 31 मार्च का ही इन्फॉर्मेशन बताता है। फिर अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंट, फिर इसका ये भी है, देखे नो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन कीप्स, ये सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ही बताता है। बैलेंस शीट जो सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बताता है, फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। अकाउंटिंग जो है इन्फ्लेशन, बहुत सारे ऐसे मनी फैक्टर्स है जिसको वो इग्नोर कर देता है, जैसे इन्फ्लेशन को। उसके बाद आगे चलते हैं। देयर आर ऑक्यूपेशंस व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कई बार क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं एक दूसरे से। फिर पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब कितना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है डेटर्स पर, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड चार्ज करना है, ये सब क्या पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर ठोस एसेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम सिर्फ वही सब एसेट्स को लेते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है। जैसे हम एम्प्लॉयज़ को नहीं ले सकते क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं हो सकता, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे कंपनी के लिए, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते हैं, ये हो जाता है। फिर इसका ये लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। मतलब कि रोल क्या है अकाउंटेंट का, तो एरिया ऑफ सर्विस, तो जो अकाउंटेंट है वो कहाँ कहाँ सर्विस अपना देता है। तो सबसे पहला जो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सबसे पहला तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, बुक्स बनाना। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है जो एंड में होता है, ये ऑडिट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट वो एंड में होता है। तो सारे कंपनीज अपने एक एंड में स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाती है, वो इसके लिए वो अपॉइंट करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, या फिर कोई फर्म को जो जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो फर्म को, कि वो लोग आकर के स्टैट्यूटरी ऑडिट करे। मतलब ऑडिट मतलब चेक करे कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फेयर बना है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनीज जो है वो हर साल मतलब साल के हर दिन ऑडिट करवाते रहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है, सीए को हायर करके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है, फेयर सब कुछ काम चल रहा है कि नहीं, ये होता है इंटरनल ऑडिट। ये साल के कभी भी होते रहता है, बीच में होते रहता है। फिर टैक्सेशन मतलब कि टैक्स कितना देना है कंपनीज़ को, या फिर जैसे जीएसटी फाइलिंग होता है ना, जीएसटी फाइलिंग या इनकम टैक्स फाइलिंग, तो ये काम भी करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है ये मैनेजमेंट, कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या प्लानिंग करना है, लॉस हुआ है तो क्या प्लान करना है, इसके लिए भी। फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइस मतलब एडवाइज़र का भी काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है किन लोगों को, वही बताते हैं। इंश्योरेंस कौन सा अच्छा है, फिर बिजनेस एक्सपेंशन कैसे एक्सपैंड करना है बिजनेसेस को, ये सब भी एरियाज में अपना सर्विस देते हैं। फिर अदर सर्विसेज भी है, जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन के समय क्या क्या कंप्लायंसेस करना है, वो सब भी बताते हैं।
ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें से इम्पोर्टेंट था वो आप ये 4 कोई सा भी याद रख ले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि भेल हो गया, सेल हो गया, इन सब में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रिक्वायरमेंट है। और फिजिकल पॉलिसीज़ में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब कि बैंक वैंक होता है ना, फिजिकल पॉलिसी। इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसीज़ में भी इनका मतलब सर्विसेज है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे एक और है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो है ये रोल ऑफ अकाउंटेंट से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ से याद कर सकते हो, ये 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ से याद कर सकते हो बस। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, लिखते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।